आप उसको जो स्ट्रा रीपर होता है उससे इकट्ठा करके आप अपने उसमें ले जाओगे। तो इसके इसके इकट्ठे करने की भी बात हो रही है। चारा जितना भी होगा उसको इकट्ठा करके किस तरह से ले जाए ताकि नरवाई आग ना जले, इस पर विशेष फोकस करने की बात हो रही। ये कृषक जो माननीय विधायकगण और कृषकगणों से जो अपेक्षाएं शासन के द्वारा की गई है कि जो एक ये वृंदावन ग्राम अभी बने हुए हैं पशुपालन विभाग के द्वारा, तो इन वृंदावन ग्राम को आदर्श कृषि ग्राम में परिवर्तित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है ऐसा। और इसके लिए क्या करना है कि इसमें एग्रोटेक्नोलॉजी के लिए प्रतियोगिता होगी। विधायक ट्रॉफी, हर विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक ट्रॉफी दी जाएगी और उसकी प्रतियोगिता होगी। तो उसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की जो उपयोग, मतलब किस तरह से उपयोग कर रहे हैं किसान, उनको देखा जाएगा। पराली कौन कम से कम जला रहा है और उसका प्रबंधन किस तरह से कर रहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन कर रहा है, कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कौन कर रहा है, ऐसे किसानों को विधायक ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। और जो विधानसभावार जो कृषि मेला एक आयोजन करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो किया, और इसके लिए उन्होंने प्रति विधानसभा एक बजट भी रखा है। और उसमें किसान रथ, बैलगाड़ी दौड़ जो पट होती है उसको भी आयोजित करने की उसमें बात की गई है। जैविक उत्पादों के बाजार का आयोजन की बात की गई है। तो इस पर भी जो कृषि सचिव है उन्होंने बात रखी। कृषि अभियांत्रिकरण के लिए जो CHC है, किराए की दुकान, तो कॉमन हेल्थ सेंटर, ये जो है इस तरह की कृषि यंत्रों की जो दुकान है उसकी बात की है। तो इसमें जो भी आपका कृषि से संबंधित जो आपके उपकरण हैं उनको किराए से देने के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा, जिससे जहां से आप छोटे छोटे उपकरण भी, जैसे स्प्रे पंप है, अगर आपके घर में स्प्रे पंप नहीं है तो आप वहां से किराए से ले जाइए और स्प्रे करिए, वापस कर दीजिए। जैसे पहले साइकिल किराए से मिलती थी वैसे ये आपको जो मशीनें हैं वो किराए से मिलेगी, आप उपयोग करिए और वापस करिए। इस तरह से एक उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर 1008 जो इसका नंबर है, इससे आप अपनी जो जानकारी है इसको और बढ़ाने के लिए इसका प्रयास किया गया है। ये एक पेन ड्राइव, जो भी लोग गए थे उनको पेन ड्राइव दिया गया है, जो किसान गए थे उनको, हम लोगों को तो नहीं, पर किसान और जो विधायक प्रतिनिधि, विधायक गण गए थे उन लोगों को सबको एक पूरी किट दी गई है। तो उसमें फोल्डर दिए गए हैं और एक पेन ड्राइव दिया गया है, तो उसमें सब जानकारी दी गई है और उन जानकारियों का पूरा प्रयोग करने के लिए उनको कहा गया है। तो ये एक इस तरह की जानकारी थी। और ये जो ये उसका था, क्या बोलते हैं आपका, पशुपालन विभाग का क्षीरधारा ग्राम योजना। तो इसका उद्देश्य था कि नस्ल सुधार, पशु आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना। इस उद्देश्य को लेके ये क्षीरधारा ग्राम योजना प्रारंभ की जा रही है। और जिले के समस्त ग्रामों को इस योजना के तहत जिले के समस्त ग्रामों को 3 साल में क्षीरधारा ग्राम के उसमें विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें एक ये है कि 9% जो दुग्ध उत्पादन है उसको 20% करने का। अभी हम देश का 9% दूध उत्पादन करते हैं, तो उसको हमें 20% करना है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। जो अभी अमित शाह जी आए थे मध्य प्रदेश में, जो समझौता हुआ है MOU मध्य प्रदेश शासन और कोऑपरेटिव डेयरी के से, तो उसमें ये कहा गया है कि हम देश में 20% उत्पादन में मिल्क का मध्य प्रदेश देगा। ब्रीडर एसोसिएशन एक नया कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया है कि जितनी भी हमारी नस्लें हैं इनके लिए एक ब्रीडर एसोसिएशन बनेगा। ये एसोसिएशन होगा किसानों का। जो भी किसान जिसके घर 20 पशु होंगे वो एक नस्ल के होने चाहिए और उन्नत, मतलब वो होना चाहिए नस्ल
प्योर होना चाहिए। तो जो भी हो, जैसे इधर बालाघाट में गौलऊ है, आपके थारपरकर है, इधर जो मालवा में मालवी है, मालवा रीजन में, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो उनकी गाय है उसकी अगर ओरिजिनल नस्ल है तो उसके 20 पशु कम से कम होना चाहिए। ऐसे पशुपालकों को सपोर्ट किया जाएगा ताकि उस नस्ल को बढ़ाया जा सके, और वो वहां से पूरे प्रदेश में इस नस्ल के पशुओं को बेचेंगे और उनको उसके द्वारा इस नस्ल का संवर्धन होगा। तो इस तरह से जो हमारी देसी नस्ल है उनको बढ़ाने के लिए और उनको उनका जो प्योर ब्रीड है, जो प्योर खून है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये संकल्पित योजना है। और जो इसमें दूसरा वो है कि इसमें ऐसी नस्लों को बढ़ावा देना है जिसमें दूध उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। नंदी गाय भैंस इनकी उन्नत जो चारा पद्धति है उसके विकास करने की बात की गई है, और स्वावलंबी गौशाला का जो इस तरह से नस्ल संवर्धन केंद्र जो बात की गई है, तो ये स्वावलंबी हो, अपने हिसाब से वो कर सके, इसकी बात की गई है। जल संसाधन मंत्रालय का जो एक बात की गई कि जल संसाधन कितना हमारे यहाँ जल है, कितना पानी के लिए उपयोग होता है, कितना औद्योगिक में होता है। तो जल संसाधन मंत्रालय ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया, इसके मुख्य सचिव ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि अभी हम 58 लाख हेक्टेयर में जमीन की सिंचाई कर रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो है अगले साल तक हम 100 लाख हेक्टेयर में 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ हेक्टेयर में हम जमीन को पानी देंगे। और ये लगभग 58 लाख हेक्टेयर में पानी अभी दे रहे हैं, 54 लाख हेक्टेयर में, और 43 लाख योजनाएं जो है निर्माणाधीन है। और ये कुल मिला के ये अभी ये जो आंकड़े दिए हैं इसके हिसाब से ये करीब 97 लाख हो जाता है, और 1-2 लाख दूसरे तरीके से करके ये 1 करोड़ हेक्टेयर, 100 लाख हेक्टेयर में सिंचित रकबा को कन्वर्ट करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। तो एक बहुत इसके दूरगामी परिणाम आएंगे और इस पर फोकस किया जा रहा है। ये जो अलग अलग परियोजनाएं, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है उसके तहत भी इन चीजों में काम कर रहे हैं। प्रेशराइज पंप स्कीम जो है जिसमें खेतों तक प्रेशराइज पंप के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, तो इस पर भी बहुत तेजी से प्रदेश में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया। दूसरी, इसमें जो 10 एचपी तक 5 एचपी तक जो पंप है वो उसमें किसानों को जो है उसमें कोई भी राशि उनको देनी नहीं होती, और जो 10 एचपी तक पंप है उसमें 750 रुपये देना होता है। 10 एचपी से ऊपर के कनेक्शन में 1500 रुपये प्रतिवर्ष विद्युत प्रदाय किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी योजना जो हमारे प्रदेश में चलाई जा रही है, और निश्चित रूप से ये खेती के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रही है, जिसमें सरकार लगभग 700 से 1000 करोड़ रुपए तक किसानों को छूट देती है जो सरकार जमा करती है विद्युत विभाग को। तो एक बड़ी योजना की बात की। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया कि 5 रुपए में हम कनेक्शन करते हैं। मतलब पूरे देश में अकेला प्रदेश है मध्य प्रदेश जहां 5 रुपए में अगर आपको मोटर पंप के लिए कनेक्शन लेना है तो 5 रुपए में आपको मोटर पंप का कनेक्शन हो जाता है। तो इस तरह ये जो हमारी कृषि की योजना है उनकी बात की। जो हमारे परा जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा की बात हो रही, तो उसमें सूर्य मित्र योजना की बात की। सोलर पंप के लिए जो 1 से 7.5 एचपी तक जो पंप चलाए जाते हैं उसकी बात की गई। और इसके लिए जो किसान है उसमें उनका लक्ष्य है 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने का। अभी तक 40,662 किसानों को की जो कार्यादेश हैं वो जारी हो चुके हैं, और बाकी के लिए कार्य आगे चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें 10% राशि ही किसानों को देनी पड़ती है। मान लो अगर एक किसान का जो खर्चा है वो 3 लाख रुपए आ रहा, तो 30,000 रुपये किसान को देना है, बाकी 2,70,000 रुपये मध्य प्रदेश शासन देगा। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कृषि में एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए। एग्रो सौर पीवी प्रस्तावित नवाचार, ये एक नवाचार है जिसमें इसमें ये थोड़ी सी बहुत
कृषि को आगे बढ़ाने के लिए जो योजना है उसके लिए ये आगे बढ़ा योजना लागू की गई है। और इस योजना में अभी क्या होता था, सोलर के लिए जो पैनल लगते थे वो जमीन से बहुत पास लगते थे, तो उसके कारण क्या होता था कि जमीन में हम उस जमीन का उपयोग नहीं कर पाते थे खेती के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे देश के जो प्रदेश के सचिवगण और इन्होंने सोचा कि इसकी हाइट बढ़ाने पे विचार किया गया। और कृषि में जो हमारे विश्वविद्यालय है उनसे भी इसमें मार्गदर्शन मांगा गया और इसमें उनकी राय जानी गई कि किस तरह से हम खेती में इस जमीन का उपयोग कर सकते हैं। तो हम जो खेती की जमीन है उस पर भी हम सोलर पंप लगाकर, अभी तक बेकार जमीन पर सोलर पैनल लगाए जाते थे और उससे सौर ऊर्जा बनाई जाती थी। अब खेती में नीचे खेती करेंगे और ऊपर हमारी सोलर एनर्जी चलेगी। तो इस पर बात हो रही और इसमें 200 मेगावाट एग्रो सौर पीवी संयंत्रों की स्थापना के प्रस्तावित की। तो एक नई योजना है और इसमें बहुत तेजी से इस पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसके तहत इसमें आगे बढ़ाने की बात की गई। ये जो हमारे हॉर्टिकल्चर की बात की गई है कि इसमें किस तरह से अलग अलग जो योजनाएं हैं, हम मसाले में और दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम है मध्य प्रदेश। खाद्यान्न उत्पादन में हमारे पास हम सेकंड नंबर पे है। दूध फल सब्जियों और फूल के उत्पादन में हम भारतवर्ष में तीसरे नंबर के राज्य हैं। तो और अच्छा, दूसरी बात ये भी, जो महेंद्र सिंह जी आए थे प्रदेश प्रभारी, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो जमीन है वो जितनी जमीन है उसके हिसाब से हम हमारे पास जो है हम लगभग प्रदेश में हमारे पास जो जमीन है उसका 56 से 57% ही हमारी जमीन कृषि योग्य है। शेष जमीन में जंगल है, रोड है और दूसरी चीजें जो है, पानी है, मतलब वो है। पर जमीन में खेती करने योग्य जो हमारे पास जमीन है वो केवल 56-57% है। और उतने उतने में हम देश में कहीं नंबर 1 है, कहीं नंबर 2 है, इस पर भी बात की गई। और इसमें जो विविधताएं हैं, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, पर्यटन, हस्तशिल्प, वस्त्र, इंजीनियरिंग, खनिज, इन सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये जो खाद्य उद्योग है, प्रसंस्करण की बात की गई है, तो प्रसंस्करण मंत्रालय भी इसमें आगे बढ़ रहा है और प्रसंस्करण पे बात करने की बात की गई है। जो हमारा जितना अनाज, दलहन, तिलहन, इसका जो प्रसंस्करण हो रहा है, ये हम जितना अनाज हमारा पैदा होता है उसका लगभग 68% जो है हम प्रोसेसिंग करते हैं किसी न किसी रूप में। चाहे हम उसको साफ करवाते हैं, ग्रेडिंग कराते हैं, या उसकी पिसाई कराते हैं। जैसे दालें जितनी हैं, दालों की हम अनाज, जो खाने का अनाज है उसको हम पीस कर खाते हैं, दालों को हम पीस कर खाते हैं और उनको प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं उसको जो जिस रूप में उस रूप में प्रोसेस करते हैं। ऐसे ही तिलहन को हम उसका तेल निकालते हैं, दूसरे अलग अलग रूप में उसको तेल, खली, उस रूप में उपयोग करते हैं। पर जो हमारे फल, सब्जियां और दूध है, इनकी प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। इसमें प्रोसेसिंग का बहुत कम है। अगर इसमें प्रोसेसिंग हो गई तो हमारा जो काम है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और इनमें इस पर जो प्रोसेसिंग है इस पे बात करने की बात की गई। और इसमें जो विभिन्न प्रकार से मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार के साथ एमएसएमई और प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत जो लाभ दिए जाते हैं प्रसंस्करण इकाई को, उनको लगाने की बात की गई। और इस पर बहुत फोकस है। MIDH और अलग अलग तरह की जो योजना है उस पर काम करने की बात की। और अलग अलग कंपनियां जो इस पे काम कर रही है उनकी भी बात की गई। इसमें पतंजलि का भी नाम उन्होंने कहा कि ये जो कंपनियां हैं ये लगातार जो इस पर आगे बढ़ रही है। एग्री फूड निर्यात की बात की गई कि एग्री फूड निर्यात में हम जो है अभी वर्तमान में हम 18,000 करोड़ का एग्री फूड का निर्यात करते हैं। तो इसको बढ़ाकर 36,000 करोड़ रुपए, 30,000 रुपए करने की बात की गई, मतलब डबल करने की बात की गई है। लगभग दोगुना हम जो निर्यात करने की बात की गई है। तो इसमें अलग अलग जो हमारी जींस है, सोयाबीन,
गेहूं, आटा, दाल, सब्जी, मसाले, आर्निक जो मटेरियल है, उन सब चीजों को, और उसके लिए जो किस तरह से योजनाएं होगी, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, इस पर भी फोकस करने की बात कल के कार्यक्रम में की गई है। ये एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हर जिले को भारत सरकार द्वारा ओडीओपी के तहत हर जिले में वो एक एक फसल को उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण वो दी गई, जिम्मेदारी दी गई है जिलों को। तो इसके तहत आगे कार्य करने की बात की गई है। जीआई टैग की बात की गई, तो जीआई टैग में जो 21 तरह के उत्पादों को मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला है, जिसमें एक चिन्नौर धान भी है जो बालाघाट की। कृषि में पहला जीआई टैग जो किसी फसल को मिला है, किसी क्रॉप को मिला है, तो वो बालाघाट से हम लोगों ने वो प्रयास किया था बालाघाट में, और वो मिला हुआ है। तो इस पर भी जो कृषि सचिव है उन्होंने बात की गई। ये जीआई टैग के लिए जो जिन फसलों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उनकी भी बात की गई है कि हर जिले में हम जीआई टैग का एरिया बढ़ाएं, मतलब जो भी ऐसी फसल लगती है जिसको हम जीआई टैग के अंतर्गत ला सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड कराने की बात की गई है। टेक्सटाइल मंत्रालय को भी इसमें जोड़ा गया था, और चूंकि हम 5वें स्थान पे हैं कपास उत्पादन में, और दूसरा जो एक्स्ट्रा लॉन्ग जो हमारा लंबे कपास के जो रेशे होते हैं, लंबे रेशे में हम देश में प्रथम स्थान पे। तो हम सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कपास है वो मध्य प्रदेश देता है। तो इस तरह से हम काफी चीजों में आगे हैं, और इसमें हम बहुत बड़ा योगदान किस तरह से दे सकते हैं, इस पर भी जो वस्त्र टेक्सटाइल से जुड़े हुए मंत्रालय थे उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, इससे जुड़े हुए जो मंत्रालय थे, एमएसएमई उद्योग मंत्रालय, इन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरह से हम इन जो उद्योग है इनके द्वारा हम देश की जो मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत सरकार के उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार जो ये है 23.8 लाख से अधिक इकाइयां पंजीकृत है, जिनमें 5 लाख के करीब जो इकाइयां हैं वो हमारे प्रदेश में है। तो इनको इनको आगे विनिर्माण की इकाइयों को आगे बढ़ाने की बात की गई, इनमें निवेश बढ़ाने की बात की गई, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की बात की गई है। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जो जैसे प्रधानमंत्री जी की उद्यम क्रांति योजना, वैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत भी इसमें 50,000 से 50 लाख तक का मतलब लोन की बात की गई है, और उसमें 3% मतलब ब्याज पर वो जो EI वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो प्रधानमंत्री जी का वो है सपना, तो उसमें 3% जो ब्याज है उस पर अनुदान मिलता है। ब्याज जो भी आपका मान लो 7% ब्याज मिलता है या 10% ब्याज आपका लगता है, तो उस पर आपका 3% और कम हो जाएगा, वो भारत सरकार देती है। तो इस तरह से स्टार्टअप को 5%, अलग अलग तरह की योजनाएं की बात की गई, जिससे प्रदेश को किस तरह से एग्रीकल्चर सपोर्टिव स्टेट, मतलब एग्रीकल्चर के द्वारा प्रदेश को कैसे और विकासशील बनाया जाए, इस पर बात की। कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 80% हमारी जो क्षेत्र है वो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है, और उसमें भी हम 60 से 65% जो हमारी आबादी है वो कृषि आधारित है। तो जो कृषि तो हम पर काम करेंगे। तो इस पर उन्होंने जो अलग अलग तरह की खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, आधुनिक कृषि, ड्रोन, ये एग्रीबिजनेस मार्केटिंग, इन सब पर किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं, इस पर अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया गया। तो इसमें उद्यानिकी विभाग और क्या मतलब इसमें और भी प्रेजेंटेशन है, सबके तो वो नहीं ले पाए थे फोटोग्राफ्स। तो उसमें जो अभी उसकी बात की जा रही, एग्रो टूरिज्म की बात की जा रही है। मछली पालन विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई मछली पालन में किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। और केज कल्चर की बात की, केज कल्चर मतलब
बड़े बड़े जो तालाब हैं उनमें केज डाल दिए जाते हैं और उससे मछली पालन किया जाता है। तो एक नई पद्धति है और उसको और विकसित करने की बात की। केज कल्चर को हॉर्टिकल्चर से जोड़ने की बात की। रेशम पालन उद्योग की बात की, रेशम में किस तरह से हम काम कर सकते हैं, और भी जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सब पर कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी विभागों के प्रतिनिधि वहाँ थे, उनके सेक्रेटरी वहाँ पर थे। मतलब एक तरह से यूँ कहें कि हम मध्य प्रदेश शासन का जो क्रीम थी वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, और किसी भी नीचे वाले, मतलब जो एक नंबर के अधिकारी होते हैं किसी भी विभाग के, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। चीफ सेक्रेटरी जो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है विभाग का, उनने अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो ये एक तरह से बड़ी बात थी। और ये जो बातें हुई उसके ऊपर चर्चा हुई। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और आप लोगों के कुछ बातें हों तो उन पर बातें करेंगे, और मीना जी को कुछ याद आ रहा हो तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। जी ओम। सर आपने पूरे ही बता दिया डॉक्टर साहब, आपने सभी पूरा विस्तार से शुरू से जो सेमिनार हुई थी उसका पूरा शुरू से आखिरी तक आपने पूरा विश्लेषण वहाँ रख दिया है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या क्या योजना रखी गई, किसान कैसे आगे बढ़े प्रदेश में, किसान की तरक्की कैसे हो, उसकी आय दुगनी कैसे हो, इस विषय पे आपने पूरे विषय वहाँ पर रख दिए हैं। इसमें कहने को कुछ नहीं बचा है। बाहर भी जो प्रदर्शनी लगी थी मछली पालन के लिए, तालाब में कैसे उसका प्रोग्रेस की जाए उसकी भी रखी थी प्रदर्शनी, और मोती पालन मोती उत्पादन के लिए भी वहाँ प्रदर्शनी लगी थी बाहर पर, मोती का वो आए थे वहां से, उनका भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था बाहर पे। तो इसमें आपने पूरे विषय विस्तार से रख दिए हैं डॉक्टर साहब, कहने को अब कुछ बचा ही नहीं उसमें। जी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान प्रतिनिधि भी वहाँ पर सभी जिलों से आए थे। मैं आदरणीय मुनीलाल जी यादव से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना प्रश्न अपनी बात रखें। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत ही आनंद आया आपका प्रेजेंटेशन देख करके। और चूंकि आपका तो खैर प्रशंसनीय हमेशा रहा है, और आप तो जहाँ जो चूंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते नाते आप एक किसान और समाज सेवक की भूमिका में आप जो है अपना कार्य कर रहे हैं। पूरे युगहर परिवार की ओर से, पूरे किसानों की ओर से और पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से आपका बहुत बहुत शादवाद। मेरा निवेदन ये है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए योजनाएं बना रहे हैं। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्र में भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं, बहुत ही इसमें थोड़ा सा मुझे एक किसान के रूप में मैं भूमिका में बात कर रहा हूँ कि किसान का जैसे आपने कहा 5 रुपए में कनेक्शन सरकार दे रही है, और मैं लगभग 1 साल से ऐसा सुन रहा हूँ। इसमें ये मध्य प्रदेश में या आपके जिले में, मैं आपके जिले की बात करूं तो चलिए, आपके जिले में कितने किसानों को 5 रुपए में कनेक्शन दिया है, इसका एक प्रथम सवाल मेरा, इसका थोड़ा उत्तर देने का कष्ट करें। जी, मुझे एक्चुअली में ये तो मैं थोड़ा सा अभी लोगों के बीच जाऊंगा तो इस पे बात करेंगे कि ये योजना है, क्योंकि कई सारी योजनाओं में क्या होता है, सरकार की योजना तो आती है पर सर विभाग मैं जवाब देना चाहूंगा आपकी तरफ से। इसमें जो गवर्नमेंट ने 5 रुपए में कनेक्शन चालू किए हैं ये अनलिमिटेड है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप मतलब लिमिटेशन। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 रुपए में अनलिमिटेड कनेक्शन देने की घोषणा, आपको जितने चाहिए उतने मिलेंगे। जी भैया। सर जी आदरणीय शरद भैया, ये तो सरकार ने ये कहा जितने भी चाहिए उतने मिलेंगे। हमारा सवाल ये है, अभी तक किसी एक किसान का नाम मिल जाए कि जिसको 5 रुपए में कनेक्शन दिया हो मध्य प्रदेश भर में? मैंने 3 कनेक्शन लिए, और मेरे गांव में कम से कम 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 रुपए में कनेक्शन लिए हैं। जी, वेरी 100%। गुड, क्या बात है। और मैं चाहूँ तो बिजली वाले जो यहाँ के ए या डी है उनको भी जोड़ सकता हूँ मैं।
हाँ, तो उन्होंने करीब उसमें मध्य प्रदेश में 25,000, सॉरी हमारे नर्मदापुरम में उन्होंने कहा कि 25,000 कनेक्शन जो है वो 5 रुपए में हुए। इसमें ये ना भाई उनका साहब अभी थोड़ा सा अभी उनका वो था, भी अच्छा पहले प्रोग्राम हुआ है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसान को 5 रुपए में कनेक्शन दिया जा रहा है। और जैसा डॉक्टर साहब ने पोर्टल कहा पे है 5 रुपए ही जा रहे हैं, 100 रुपए उसमें जो लिखने वाला जो अपना एप्लीकेशन है, स्टाम्प है और जो फाइल भरने का है और फाइल खरीदने का, वो जी उसमें 90 से लेके 100 रुपए का खर्चा है और 5 रुपए में कनेक्शन दे रहे हैं। कोई भी 1 रुपए इसमें ऑनलाइन है और ऑनलाइन के बाद आप कहीं से भी करवा सकते हैं। ये भी नहीं है कि हाँ मैं चाहूं तो होशंगाबाद में बैठ के अपने समलवाड़ा में कनेक्शन ले सकता हूँ या समलवाड़ा में बैठ के मैं होशंगाबाद का कनेक्शन ले सकता हूँ। मेरे नाम पे मेरी जमीन होना चाहिए, मेरा खसरा होना चाहिए और पुराना बिजली का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। उसमें 2-3 जी शर्तें जी हैं। जी जी। तो अगर आप ये पुराने किसी बिजली के उसमें हैं तो फिर दिक्कत है। नहीं हाँ, तो मुझे कराना है ये। मैं कई दिनों से रहा कि 5 रुपए की जो है सिर्फ कनेक्शन जो है। आप बिजली ऑफिस जाएंगे हाँ, तो और वो भी ऑनलाइन ले रहा है, आपके खाते से 5 रुपए लेंगे, कैश वैश का भी कोई चक्कर नहीं है जी जी बकायदा। आप 5 रुपए लेंगे, आपका खसरा किसबंदी चाहिए और जी पुराना कोई बकाया ना हो, जी आपके आधार कार्ड से देखा जाएगा जी जी। और आपको 24 घंटे के अंदर आपका कनेक्शन आपको दे दिया जाएगा। आपका बहुत जो सुंदर। बिजली का जो खम्मा है, हाँ खम्मे से उसकी दूरी 300 फीट होना चाहिए और तो कुछ क्लास है उसमें। वो ना ऐसा नहीं कि आपने कनेक्शन ले लिया, वहां बिजली नहीं है 1000 फीट दूर तक, तो फिर कैसे मिलेगा। आपका वहां पे 300 फीट के अंदर खम्मा होना चाहिए, बिजली वाला जो खम्मा होता अगर है। 300 फीट के अंदर खंबा नहीं है तो फिर आपको फिर उसमें पूरा आपको एस्टिमेट बनवाना पड़ेगा। एस्टिमेट आपका जो बनेगा कि भाई उसमें आपको 2 खम्भे लग रहे हैं, ठीक है ना, तो वो 2 खम्भों का चार्ज लगेगा। सर भैया सोलर पे हाँ जाइए ना, सोलर पे अगर नहीं है तो सोलर दे रहे हैं ना हाँ, और नहीं आपके पास 10% कोई राशि कनेक्शन है तो आपको आपको सोलर दे रही है 80% अनुदान, 90% अनुदान पे आप तुरंत आवेदन करिए। तीसरा जो आवेदन होने वाला है अब मार्च के एंड में, वो सरकार का सबसे लास्ट है। अभी काफी लोगों के यहाँ कनेक्शन लग गए, जिनके यहाँ बिजली नहीं आ रहा है, तार नहीं आ रहा है, रकवा है और वहां नलकूप है या कुआं है या पानी के साधन की आपकी शाखा है, नहर है, तो वहां आपको कनेक्शन मिल जाए। तो मेरे जी पास भैया क्योंकि इनको ये नलकूप विद्युत कनेक्शन के जो अपने ट्यूबवेल हैं उनको सौर ऊर्जा से जोड़ने की भी हम बात की गई, उनको सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा और 10% अपने देना पड़ेगा, 90% सरकार बैन करेगी। तो ये नहीं, भी आप करवा सकते हैं। जिनके नलकूप है और जिनके रेगुलर कनेक्शन है उनको नहीं मिलेगा। हाँ वो जी, हाँ उन्हीं जी, को हाँ जी। मिलेगा इनको के पास पे ट्यूबवेल है लेकिन उनके लंबी डोरी लगी हुई है, उनका कनेक्शन नहीं है, उनका टेम्परेरी कनेक्शन है, उनको मिलेगा। नहीं, उनको मिलेगा भैया। उसमें क्या है, जैसे आपका ट्यूबवेल और आप सौर ऊर्जा लगवाना चाहते हैं तो आप विद्युत कनेक्शन कटवा कर उसको सौर ऊर्जा का आवेदन कर सकते हैं। भाई हाँ मेरा इससे कनेक्शन कट गया है। हाँ, वो कनेक्शन आपको कटवाना पड़ेगा पहले, ये बात सही। अब हमारा कागजों में ना कनेक्शन है ना कुछ नहीं है, चल रहा है, लेकिन ना कागजों में टेम्परेरी है ना कनेक्शन है, तो हमें कटवाने की आवश्यकता नहीं है। और चार खंबे दूरी से हमारा लाइन डली हुई है खेत पे, तो उसमें तो हमें सौर ऊर्जा। 4 खंबे दूर है तो आप सोलर का ले लीजिए ना। हाँ, तो सोलर का ऑनलाइन कराना पड़ेगा हमें। ऑनलाइन कराना पड़ेगा, अभी खुलने वाला है फिर से, तीसरी बार जी। लास्ट। अच्छा, तो ऑनलाइन जब खुले, खुलेगा, आप तुरंत भर दीजिए। हाँ जब खुलेगा तो आपको तो पता पड़ता है। 5,000 रुपए उसमें पहले एडवांस में जमा करना पड़ता है। 5,000 रुपए का वो लगता है सोलर पंप स्कीम में। वो आप अक्षय ऊर्जा वाले जो है तो अभी से उनको भर के जमा करवा दीजिए। वो कहाँ जैसे ही भरवाना आएगा पड़ेगा डॉक्टर साहब, कहाँ भरवाना पड़ेगा?
आपके जिले में अक्षय ऊर्जा अधिकारी होंगे, वो थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा कि कौन देख रहा है उसको। एक अक्षय ऊर्जा वाला एक विभाग है, वो कहीं कलेक्ट्रेट में नहीं रहता, सामान्यतः कहीं इधर उधर वो प्राइवेट उसमें वो खोल लेते हैं किसी घर में, तो उनको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। कृषि विभाग वाले के पास उनकी जानकारी रहती है, तो आपके यहाँ के जो टीडी साहब होंगे उनके पास जानकारी होगी कि कहाँ पर है इसका ऑफिस। जी जी बहुत सुंदर जी जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका हैंड रेज है, जी हो अपनी बात। सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सर। अभी जो इस चर्चा में पशुपालन के चर्चा में आई है कि स्वावलंबी गौशाला, तो ये स्वावलंबी गौशाला योजना क्या है, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी मिले। या पहले जो एक योजना चल रही थी कि 500 गाय जो पालेंगे उसके लिए जो है 100 एकड़ जमीन मिलेगी, उस योजना वो योजना अभी चालू है कि बंद हो गई, क्या जानकारी थी? देखिए दादू, उन्होंने बहुत विस्तार से किसी योजना का नहीं बताया, क्योंकि 19 लोगों के प्रेजेंटेशन थे, तो इसको विस्तार से समझना होगा तो आपको जो जिले के वेटनरी वाले जो डिपार्टमेंट जो है उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी मेरे पास मैं बता देता हूँ डॉक्टर साहब मैं बता दूंगा। जी जी आदरणीय मेहरा जी का जो सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। आदरणीय मेहरा जी, जो आपने स्वावलंबी गौशाला की बात की है, स्वावलंबी गौशाला में सरकार जो है मध्य प्रदेश में 19 स्वावलंबी गौशाला प्रस्तावित की हैं, जिनमें 7 गौशालाओं का टेंडर हो गया है। वो जो कंपनियां हैं उन्होंने डाल दिया। अभी हमारे यहाँ 12 गौशाला है, स्वावलंबी गौशालाओं की प्रोसेस में है, और उसमें 1.25 से 150 एकड़ जमीन जो है सरकार देती है। उसमें आप जो है जो कंपनी जो है टेंडर डालती है उसको 70% से 80% लोन देती है सरकार, उसको बाउंड्री बनाने में, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने में। शरद भैया म्यूट कर लें अपन। और इसमें 1 करोड़ रुपए मार्जिन मनी जमा करना पड़ती है, और 50 लाख का डीडी बनता है। 50 लाख का डीडी बनने के बाद 50,000 का उसका एक वो टेंडर खरीदा जाता है, और उसमें अगर आपका टेंडर हो गया तो आपको 1 करोड़ रुपया जमा करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा ना कर लें। स्ट्रक्चर आप खड़ा कर लेंगे तो आपका फिर वो राशि वापस कर दी जाएगी। जो भी उस गौशाला में 5,000 गाय रखने की क्षमता रहेगी, और 5,000 गाय में आप 3,500 गाय सड़क की गाय जो इधर उधर जो है भटक रही हैं गौ माता, उनको उसमें रख सकते हैं। 1,500 गाय आप दुधारू रख सकते हैं, कहीं से खरीद करके दूध डेयरी बना सकते हैं। आप साइलेज का वहाँ प्लांट लगा सकते हैं, आप दूध डेयरी लगा सकते हैं, आप खोआ पनीर बनाने की मशीन, जो भी उत्पाद बनाने का, गोबर गौमूत्र से वो प्रोडक्ट बनाने की मशीनें आप लगा सकते हैं। आप चारा, हरा चारा, जो भी करना है वो सारी क्रियाएं उसमें कर सकते हैं। आपको 20 साल का अनुबंध रहेगा, और सरकार आपसे 1 रुपये नहीं लेगी। आपसे जो भी उसका आमदनी होगी, चाहे उसका साइलेज से, दूध से, घी, पनीर, जो भी, और बर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घनजीवामृत जो भी बनाना है, सब कुछ उसका आय आपकी कंपनी को मिलेगा। सरकार आपको 40 रुपये प्रति गाय के हिसाब से अनुदान देगी। ये जो है उसका जो है उसमें प्रोजेक्ट में जो है शामिल किया गया है। और अगर आपका 20 साल के बाद आपका 5 साल का फिर और बढ़ा दिया जाएगा, जो मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है चालू किया गया है। जो अभी हम आदरणीय शरद भैया जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, कपिल शर्मा जी के साथ, शायद आप भी थे साथ में, तो वहाँ हम लोग गए थे, और सुहागपुर माननीय सांसद जी को पत्र दिया था कि यहाँ पे हमारा एक स्वावलंबी गौशाला बनाई जाए, अन्य जिलों में बनाई जा रही है। तो आपकी मेहनत से ये जो है नर्मदापुरम में भी एक जो है स्वावलंबी गौशाला मंजूर हो गई है, और उसमें भी 5,000 गायों का पालन पोषण होगा। तो उसमें भी हमने शरद भैया से बात हुई थी अपनी, तो उसमें उसका टर्नओवर उस संस्था का कम से कम 50 से 75 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, ये उसमें शर्त रखी गई है। और उसको गाय पालन का अनुभव होना चाहिए, ये उसमें ये शर्त रखी है जी।
बहुत सुंदर। मैं दादू, कुछ आपके प्रश्न तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, जियो हो गया। जी हो। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर किशोर दुबे दादू जी को उसमें आमंत्रित करता हूं। दुबे साहब अपनी धन्यवाद बात डॉक्टर रखें। साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी योजनाएं रखी और उसकी जानकारी दी। बहुत अच्छी पहल है ये गो वंश के लिए भी, जो योजना है वो भी अच्छी है। मैं तो सिर्फ यही जानकारी लेना चाहता था सदन से कि पिछले 8 दिन के पहले अपना जो 5 साल पूरे होने का प्रोग्राम चल रहा था, और दादू ने कहा था कि 5 दिन तक या गुरुवार तक जहां जहां संभव है, चाहे भोपाल हो, पतंजलि हो या और कोई स्थान हो, वहां से क्या जानकारी आती है ताकि वो स्थान फाइनल हो और लोगों को रिजर्वेशन में दिक्कत न हो। तो इस बारे में यदि कुछ हुआ है, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जानकारी अगर आज बोलो कल बोलो उसमें फाइनल होना चाहिए और उस दिशा में बात बढ़नी चाहिए। इसीलिए मेरा दादू जी से पूछना था कि इसके बारे में अगर वो थोड़ा बोल सकते हैं, आज बोलो या कल बोलो तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। जी ओम। बताएं। जी ओम, ये प्रश्न सब लोगों के लिए था और उसमें हमने तो दिन भी तय कर दिया था कि भाई जो दिन है वो गुरुवार तक इस पर जो है बातचीत हो जानी चाहिए। पर पता नहीं क्या, जो हम एक बार कोई चीज तय करते हैं फिर उस पर गंभीरता नहीं रहती है और गंभीरता नहीं रहने के बाद वो चीजें छूट जाती है। तो ये भी प्रश्न इसी तरह से जो बिना गंभीरता के कारण पिछला कार्यक्रम भी ऐसे ही गया और लग रहा है ये कार्यक्रम भी शायद नहीं होगा, क्योंकि वो गंभीरता है नहीं इस पूरे इसमें। और जैसे हमने कहा था कि आदरणीय यादव जी हरिद्वार के संबंध में कुछ बात करेंगे, वो भी नहीं हुई। हमने थोड़ा सा प्रयास किया कि भाई और कहीं हो, तो हमने कहा था कि यदि शरद भैया साथ देंगे तो हम भोपाल में जाकर के कुछ जगह तय कर लेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो अब उसमें अभी अभी तक तो जीरो ही रिजल्ट है हमारे विचार से। जी हो। भाई साहब कुछ कहेंगे आप? आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब। जी डॉक्टर साहब, अभी क्या है, किसानों के खाते में राशि डाली जा रही, डीबीटी की जा रही है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, आपको पता है। और इसमें लगातार रोज जो है हमें 2000 किसानों के खाते में उनका आधार कार्ड, उनका बैंक अकाउंट चेक करना, ये सब सारी चीजें में लगभग समय निकल रहा है थोड़ा सा। अभी इसका एक दिन अभी किसान संगोष्ठी भी थी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, तो उसमें भी हम किसानों थोड़ा सा उसमें व्यस्त थे कि वो किसानों का भला हो जाए। उन किसानों को पहली बार जो है किसी योजना का किसान के खाते में डायरेक्ट अपन पतंजलि द्वारा पैसा डलवाया जा रहा है। तो मैंने कहा ये 2 दिन का आज का काम और रह गया है, ये हो जाए इसके बाद फिर मैं चर्चा करते हैं। अभी अगर वहाँ संभव हुआ हरिद्वार तो मैं जो है करूँगा चर्चा। आज शायद आज भी कर सकते हैं या कल। आज हमारा काम हो जाएगा लगभग सभी किसानों के, हम जो फाइनल स्टेज पे हैं। और इसके बाद फिर हम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से चर्चा करते हैं, अगर होता है वहाँ हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो भोपाल का जैसा मेहरा जी ने कहा है भोपाल में हो सकता है, शरद जी वो आ जाए, हम यहाँ से पहुंच जाएं, ये लोग आ जाएं तो भोपाल में अपन व्यवस्था बनाएंगे या बुधनी का करेंगे, जहां भी जो हो सकता है। वैसे पहले हरिद्वार में हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम बता देंगे यार जो। जी बहुत जी सुंदर, ओम। जी ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी सभी बातों पर बड़ी सुंदर चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हमारे किसानों की, चूंकि खेती से जुड़े हुए और जमीन से जुड़े हुए हमारे नेता हैं, तो वो हमेशा चिंता और चिंतन करते हैं कि किस तरह से प्रदेश को और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो इस पर उन्होंने चिंता की है, एग्रो टूरिज्म की बात की है, होम स्टे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होम स्टे बन रहे हैं उसकी बात की है, टूरिज्म से कैसे हमारे प्रदेश में पैसा है, खेती में किस तरह से टूरिज्म हो, और जो बड़े बड़े तालाब है उनमें केज कल्चर के द्वारा वहाँ पे हार्टिकल्चर कैसे डेवलपमेंट हो, वहाँ पे तालाबों में किस तरह से हम सब्जियों की खेती कर सके, वहाँ पे मछलियाँ किस तरह से पाल सके, झींगा किस तरह से पाल सके, मोती किस तरह से उत्पादित कर सके। तो कई सारे विषय, मतलब जो कुछ हो सकता था वो संपूर्ण विचार जो है इस एक दिवसीय जो कार्यशाला थी
उसमें फोकस करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे सचिवों के द्वारा इस पर प्रेजेंटेशन कराया गया और निश्चित रूप से इसके जो परिणाम आएंगे बड़े अच्छे परिणाम आएंगे और जो प्रदेश का जो आय का दर है, जो कभी 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी, वो आज 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति से ऊपर है। तो ये बढ़ के 5 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति आय हमारे प्रदेश की हो, ऐसी सोच है। और ये निश्चित रूप से कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जिसके आधार पे दूसरे जो व्यवसाय हैं उन पर विकास किया जा सकता है। तो अगली कड़ी में किसी का हैंड रेज हो तो मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से, यानी जब केवीके के प्रधान प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिकों को कहीं बुलाया जाता है, सलाह ली जाती है या विश्वविद्यालय के कार्यक्रम या कृषि विभाग से संबंधित, और मैं आप ये बात जरूर रखिएगा सभी किसानों की तरफ से कि सरकार जो है उत्पादन को ज्यादा महत्व ना दे, आमदनी उत्पादन से न तोले। कि अगर आमदनी किसान की एक एकड़ में 50 क्विंटल अगर गेहूं पैदा करेगा तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। ये जो जब तक ये अगर सरकार जो है तरीके अपनाएगी तो कभी भी हम प्राकृतिक जैविक खेती नहीं कर पाएंगे और इस समाज को नहीं बचा पाएंगे। मैं मुनीर सर इसमें कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जी भैया। जब तक है तो बहुत ज्यादा नहीं, पर छोटी सी चीजें हैं। जैसे आपको उत्पादन किसी चीज का बहुत लेना है तो आपको क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने 3 साल बल्लर ले रहे हैं और फिर आप उसमें गेहूं का उत्पादन जैविक रूप से भी लोगे तो बहुत उत्पादन आएगा। आप हर साल लेने की अगर विद्या करोगे तो आपका उत्पादन भी नहीं आएगा और आपको आर्थिक में भी नुकसान हो। तो पहले पुराने लोग जो थे वो भी यही करते थे, पहले चना बोते थे, फिर तुअर बोते थे। अभी आप देखो एक खेत में जैसे आपने तुअर की रो डाली है, उसके बीच में आपने सोयाबीन की डाली है, सोयाबीन भी 7-8 का एवरेज दे रही है और तुअर भी आपको 3-4 क्विंटल का एवरेज दे रही है। तो ये मल्टी क्रॉप आप अगर ऐसी बदल बदल के क्रॉप करोगे तो फिर उत्पादन बहुत अच्छा आता है उसमें। और उत्पादन अगर आप एक ही उत्पादन लोगे भैया, गेहूं पे गेहूं, गेहूं पे गेहूं, गेहूं पे गेहूं, तो फिर ना ही जैविक हो पाएगा और ना ही आप अधिक उत्पादन ले पाएंगे। तो आपको जैसे अब सोयाबीन है, अब हमारे यहाँ सोयाबीन जितनी रेजिस्ट पे बोई थी वो बहुत अच्छी हुई सारी, लेकिन जिसने सीधे नीचे से डिल से बो दी उनकी सोयाबीन नहीं हुई, पूरी बेड पे हुई। वो राउत साहब वो और अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये बहुत सारी है, टेक्नोलॉजी पकड़नी पड़ेगी और क्रॉप का रोटेशन रखना पड़ेगा आपको, तो आप बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर आप एक ही एक खेत में एक ही एक क्रॉप ले रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल है। फिर कीड़ों से भी लड़ना है आपको, उत्पादन भी कम आएगा, फसल में क्वालिटी नहीं आएगी, जमीन की उर्वरक शक्ति कम होगी, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। तो ये चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी भैया, मध्य प्रदेश शासन ने फसल विविधीकरण का एक कार्यक्रम चलाया है, लेकिन उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। फसल विविधीकरण का यही है कि हमारे बदल बदल के फसलें लगाई जाए, गेहूं की जगह सरसों लगाया जाए, सरसों की जगह ये लगाया जाए, ये जो आपने कहा है तो ये तो ठीक है। सर हमारा ये है कि विविधीकरण में जब होता है ना किसानों को, जैसे अब इस बार मक्का है ना, अब मक्का सरकार ने उसको साथ नहीं दिया भाई, गवर्नमेंट रेट से आपका था, आपको भावांतर उनके खाते में तुरंत मार देना था। अब आपने ना भावांतर दिया, ना आपने मंडी में सरकारी में मक्का खरीदी, अब किसान को भारी नुकसान हो गया। ये भी एक बड़ा चक्कर है ना, तुरंत सरकार को निर्णय लेने में सालों लग जाते हैं। जैसे इस सरकार ने निर्णय लिया है ना, तो अब यादव जी के बाद जो अगला मुख्यमंत्री नए उसमें बनेगा वो उसका एप्लीकेशन कर पाए। तो निर्णय लेने में इतना डिले क्यों होते हैं, ये समझ नहीं आता है। जी हो, सही बात, बिल्कुल सत्य बात कहा है आपने कि निर्णय लेने में डिले होता है। जो मध्य प्रदेश में जो गौशालाओं का निर्माण हुआ है, जिस भारतीय जनता पार्टी की तैयारी थी लेकिन कांग्रेस ने बनवाई है ये उदाहरण बिल्कुल सत्य है।
कि देर हो जाती है, इस पर भी सरकार को वैसे ध्यान रखना मतलब चाहिए। डिसीजन में बहुत भाई, मालूम है 5 साल की सरकार है, किसान का मालूम है मक्का इतना आना है, आपने ऑनलाइन सब रजिस्ट्रेशन करा रखे, आपको खुद मालूम कि इतना एकड़ में मक्का लग गया। अब उसकी तुरंत अब मक्के की जब खरीदी का नंबर आएगा, पूरी व्यापारी खरीद लेगा, किसान का नंबर आएगा जब मक्के का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ। मक्का का खरीदी आया जब 5% किसान के पास मक्का रह गई। तो वो मतलब डिसीजन इतना स्लो क्यों? जो करना है तो करना है, उसको पीछे क्यों? आप तुरंत इसमें भी कैबिनेट बैठक बिठाओ ना। आप किसान के लिए तो कभी कैबिनेट बैठक नहीं बैठती, इमरजेंसी नहीं, अभी बैठ रही, किसान कैबिनेट बैठ रही है, अभी शुरू किया है वही तो इन्होंने किसान। अब चालू हो रहा, पर होना चाहिए अभी ना। अभी सर या तो एक तरफ हमारा तो है, एक तरफ 50 साइंटिस्ट बिठा लो, एक तरफ 50 किसान मिला लो, और 50 आप मंत्री संतरी सब बैठ जाओ, जो निर्णय फटाफट करो, किसान को फायदा हो गई। अब वो किसान की फसल आ गई, निर्णय हो रहा, खरीदी करेंगे, पूरा समय निकल गया, न किसान को पैसा मिला, 1200 रुपए मक्का बिक गई किसान की। अब बताओ कितनी गालियां दे रहा होगा वो घर से, उसकी आत्मा कितनी दुख रही होगी। और 1000 ये तक दुख गया, कहाँ तक जाएगा, अब इसकी परिकल्पना नहीं है। 1000 रुपए तक परमाणु गया। बम से ज्यादा दुख होता है किसान का जब माल सस्ता बिकता है। कैबिनेट जो है बैठने वाली है, कृषि कैबिनेट लगने वाली है डॉक्टर साहब, जैसा कि बताया, शायद बालाघाट में लग सकती है या बड़वानी में कहीं चल रहा है अलग चर्चा। अलग जगह, अलग अलग जगह बैठ रहे हैं, अलग हाँ अलग जगह बैठ रहे हैं। हर जी जिले जी में जाने का प्लान है मुख्यमंत्री जी 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 का। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि जब तक व्यापारियों को लाभ नहीं होगा तब तक किसानों को लाभ देने है ही नहीं है, ये समझ लो आप। ये ज्यादा लोग जो है ना, पर ये व्यापारी का लाभ जब हो जाता है तब किसानों का नंबर आता है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसलिए वो दादू सब चीजें लेट करते हैं, और जब बिक जाता है तब कहते हैं, तब किसानों के पास बचते ही नहीं है। और जो बेचारा छोटा किसान है वो तो तुरंत 10 एकड़ तक का किसान तो तुरंत बेचता है, उसको तो उसने कर्ज लेके रखा है, इसको देना है, उसको देना है, उसको तो बेच नहीं है, तो वो तो निपट ही जाता है, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो मक्का हो, और चाहे गेहूं हो। और जब उसका निकल जाता है तब उनका व्यापारी का नंबर, और उन्हीं से लेकर के फिर व्यापारी जो है किसी दूसरे के नाम बेच देते हैं, और ये सब चीजें चलती है, और ये सब महसूस भी हो रहा जी। अभी अभी जो है गेहूं का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसकी बात कर रहे हो आपके, हो जाता है अभी गेहूं का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, और गेहूं का रजिस्ट्रेशन करा लो। गेहूं अभी पूरा तारीख मिल रही है आपको, मैसेज आ रहे हैं कि कब आपको किस। हमने मूंग में देखा, मूंग में भी देखा, मक्का अभी चले ही रही है, मूंग में भी देखा है कि जब पानी गिरने लगता है तब जहाँ गेहूं का रेट नहीं है 1 यार, गेहूं का रेट भी कम है लगी दादा। रहती है। मक्का ने तो सुनो बर्बाद सुनो कर भाई, दिया किसान को, अरे सुन तो लो भैया। मक्का ने क्या बर्बाद हो कर गया दिया। कि आप, अशोक भैया थोड़ी देर शांत रहिए। एक्चुअली में हम लोग जो है ना, हम कहाँ पर चल रहे हैं, जो अभी शरद भैया बात कर रहे थे, हमारी स्थिति है कि हम एक फसल में दौड़ लगाते हैं और फिर परेशान होते हैं। आपने पुरानी आपकी फसलों को बिल्कुल छोड़ दिया है। अभी अभी जो जिन फसलों के रेट ज्यादा है उन पर भी गौर करने की जरूरत है, क्या हम उनमें भी काम कर सकते हैं। अभी जैसे राजगीरा की बात करें, एक छोटी सी फसल है, राजगीरा का भाव क्या है? राजगीरा आज 150 रुपए किलो से कम में नहीं मिलेगा, पर कोई बोता है क्या? पहले राजगीरा के लड्डू हर घर में बनते थे। मैं नहीं समझता कोई घर ऐसा रहा हो जिसके घर में खेती हो, उसके घर में थोड़ा सा गन्ना होता था और वो राजगीरा लगाता था। और राजगीरे के लड्डू उपवास में, वही गरीबों का वो होता था, वही उपवास में चलते थे, साल भर वो लड्डू रखे रहते थे और उनको राजगीरे के लड्डू खाए जाए। हमने फसलों को छोड़ दिया, मूंगफली नहीं लगाता कोई। हम वो फसलों पे दौड़ रहे हैं जिसमें हम तुरंत बेचे, तुरंत खाएं, तुरंत वो करें। तो हमने अपनी फसल अपनी सुविधा से चुनी है, और हम चाहते हैं कि बिक्री सरकार के हिसाब से हो। सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से काम करती है, हम अपनी सुविधा के हिसाब से काम करते हैं। बीच का रास्ता कोई बनाने की आवश्यकता नहीं समझ रहे। तो हमको पहले जो फसलों की बात कर रहे थे, जैसे शरद भैया ने बोला कि हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, हम फसलों के चुनाव करने में ध्यान रखें। सब खेत में एक ही फसल कैसे होगी भाई? बच्चे को भी वही खाना खिलाओ, बूढ़े को भी वही खाना खिलाओ,
जवान को भी वही खाना खिलाओ तो कैसे काम चलेगा। हमने पूरे खेतों में अभी मध्य प्रदेश में जो मक्का वाला क्षेत्र है उसमें अर्रा बर्रा काली काली गोरी जितनी मिट्टी है सब में मक्का लगा है। आपका गेहूं का जितना क्षेत्र है उसमें हल्की भारी जितनी भूमि है सब में गेहूं लगा है। अभी मूंग डलेगी तो पूरे, वैसे आप नर्मदापुरम और हरदा और होशंगाबाद ये नरसिंहपुर, या आप इनके ऊपर आपकी ईश्वर की कृपा है, माँ नर्मदा की कृपा, आपकी जमीन एक जैसी है, पर पूरे मध्य प्रदेश में वैसी जमीन नहीं है। आप लोग एक फसल बो के आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो और बाकी की स्थिति ऐसी नहीं है। हमको फसल विविधीकरण की जो बात है वो हमारे बुजुर्गों ने कम से कम खरीफ में 12 से 13 फसलों की रेंज थी, रबी में 12-15 फसलों की रेंज थी, हमने सब छोड़ दिए, हमारे पास है नहीं। अब एक फसल दो फसल से ज्यादा हमारे जो नए किसान हैं उनको मालूम ही नहीं है कि ये भी फसल हम बो सकते हैं, तो कैसे होगा काम। तो इन सब चीजों पर विचार करने की जरूरत है। खेती में बहुत बड़ा विषय है। मैं आदरणीय पवन सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज के विषय पर अपनी टिप्पणी करें, हमें मार्गदर्शित करें। आदरणीय पवन सर। जी नमस्कार सभी को, बहुत सुंदर आज की चर्चा। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था रोशन लाल जी, उसकी फोटोग्राफ्स भी मैंने ग्रुप में देखी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ्स वहाँ पर थी और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी। और सरकार का जो ये प्रयास है कि सबको, जितने भी विभाग क्रियान्वयन करने वाले विभाग हैं, उन सबको एक ही टेबल में ला करके, साथ ला करके योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए और एग्री स्टैक के माध्यम से जो अभी सारे डेटा का एकत्रीकरण किया जा रहा है, उससे भी आने वाले समय पर जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम किसानों को इस चीज की जो ये विविध तरह की फसलें हैं, इनकी प्लानिंग करने का मार्केट भाव के आधार पर एक मार्गदर्शन किया जाए। उनको बताया जाए कि इस जगह पर ये चीजें बेहतर हो सकती हैं शायद, या और ये फसलों की आवश्यकता है। कुछ फसलों की डिमांड ज्यादा है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कुछ की डिमांड कम है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम सबको अपने जो एक या तो समाज में एक ट्रेंड चल रहा है या हमें जानकारी है किसान के दृष्टिकोण से कि ये फसल लगाएंगे तो फायदा होगा। लेकिन एक समन्वित रूप से जो एक रणनीति होनी चाहिए जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, उसकी अभी भी कमी है। क्योंकि जब तक कि ये होगा तो डिमांड और सप्लाई का जो है वो सामंजस्य नहीं हो पाएगा। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जब गन्ना हो रहा है तो अथाह हो जा रहा है, फिर उसके रेट गिर जा रहे हैं। और वहीं पर ही कुछ फसल ऐसी है जिसका कि उत्पादन कम हुआ तो रेट ज्यादा हो गए। तो ये डिसबैलेंस बना हुआ है। और शायद अब तकनीक के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इस जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जो संतुलन बिगड़ा हुआ है, शायद उसमें समन्वय हो पाए। और ये काम एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये कार्य अगले कुछ समय बाद, कुछ वर्षों में इस चीज की तरफ भी हम लोग बढ़ सकते हैं और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के रूप में शायद ये काम को आगे बढ़ावा मिल सकता है। तो ये और जिस प्रकार से ये सब विधायक या जो गणमान्य नेता हैं और जो बाकी और भी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के जो प्रमुख हैं, उनको उनको एक तैयारी उनके की जा रही है कि वो इस तरफ बढ़ने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी समाज में और जो सिस्टम है उसमें जो व्याप्त कमियां हैं, उसकी वजह से जो कुछ लोग ज्यादा प्रभावशाली हैं, वो सबसे पहले इन चीजों को समझते हुए उसका लाभ ले पाते हैं और अंतिम व्यक्ति पर खड़ा व्यक्ति को वो लाभ नहीं मिल पाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसके पीछे मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ने की लालसा है। यह जो अत्यधिक लालच की भावना है, उसकी वजह से ये लाभ हमारा पूरे समाज में समान रूप में नहीं मिल पाता है। और हमारा लक्ष्य शायद यही होना चाहिए कि इस प्रकार से हम जो सबसे निचले स्तर पर जो व्यक्ति है
उस तक के ये लाभ पहुंचे। और लेकिन अपने संसाधनों की अपनी एक सीमाएं हैं, क्योंकि अनलिमिटेड संसाधन तो है नहीं, सरकार के पास भी अनलिमिटेड संसाधन नहीं है। तो ये भी प्रश्न है कि ये संसाधन जो भी है, जितने भी हैं, उसका लाभ हमारी जो सबसे नीचे स्तर पर पायदान पर जो व्यक्ति हैं उस तक के कैसे पहुंचे, और इस सारी व्यवस्था का अंतिम रूप में सबका विकास हो पाए, ये हमारी एक राष्ट्र की एक ध्येय हमारा होना चाहिए, हो भी रहा है। लेकिन फिर भी सिस्टम को अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है, और एक व्यवस्था जो पहले से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो और सबको लाभ देने के लिए बनाई गई हो, उसकी तरफ जरूर सरकार को और क्रियान्वयन को हमें चाहिए। यही मेरे कुछ विचार हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से ये जो आपने बिंदु उसके साथ उठाए हैं कि हम जो हमारा जो समाज है वो जो आगे है वो तो ये समस्या बहुत गंभीर है, और निश्चित रूप से ऐसा माना जाना चाहिए कि हमें समाज का जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए शिक्षा पर भी फोकस करना चाहिए, कि जो अर्थ आधारित जो शिक्षा तंत्र है उसको थोड़ा मूल्य आधारित भी बनाया जाए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम मूल्यों पर भी जाएंगे, और अर्थ के साथ हम मूल्यों की भी बात करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज का बेहतर विकास होगा। जैसा आप सोच रहे हैं उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, और खेती को बेहतर बनाने के लिए, इसके सर्वांगीण विकास के लिए उसके संपूर्ण पहलू पर जाने की आवश्यकता है। हम एक पहलू देखते हैं और उसकी बात करते हैं, तो वो एक पहलू से मैं नहीं समझता कि कोई किसान बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लेगा। तो उसके लिए उसके जो अलग अलग आयाम है, खेती के साथ पशुपालन है, डेयरी हमारा मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, उससे जुड़े हुए उद्यान की है, और भी जो व्यवसाय वो कर सकता है, वहाँ उसके यहाँ जो फिजिबिलिटी है उनको करते हुए अगर वो अपनी खेती को बेहतर बनाता है, तो ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि हमारे किसान लाभ की ओर अग्रसर होते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अशोक भैया को अगर कुछ कहना हो तो संक्षिप्त में अपनी बात रखें, और फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे, या तो आप ही आज जी आभार प्रदर्शन। जी ओम। जी ओम, धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। चर्चा का सार आपने भी बता दिया और पवन सर ने बता दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खेती इतना व्यापक मुद्दा है क्यों, और इससे जुड़ी हुई जनता भी देश में बहुत है। कम से कम 60-65% पहले तो जब देश आजाद हुआ था, जब तो पूरी 90% जनता इससे और जीडीपी में अपना योगदान था। लेकिन धीरे धीरे अब सब चीज दूसरी चीज हो गई खेती का। लेकिन आज भी खेती से संबंधित सभी उससे जुड़े हुए 60-65% लोग आज भी है, और खेती भारत की आत्मा है। और खेती से ही पूरा देश, मेरे हिसाब से जो गांव की जो पूरा विकास है सब उससे ही संभव हो रहा है। और देश के उद्योग धंधे और देश की अर्थव्यवस्था ही खेती से ही चल रही है, क्योंकि जब किसान के पास पैसा आता है तो वो पैसा पूरे मार्केट में बढ़ता है। उसका उदाहरण हम खुद सब समझ सकते हैं आज गांव की अधोसंरचना के हिसाब से, कि खेती का पैसा आया तो किसान ने ट्रैक्टर खरीदा, खेती का पैसा आया तो किसान ने मकान बनाया, और मकान जब बना तो मकान में 50 प्रकार की चीजें मार्केट में बिकी है। कोई टाइल्स लगा रहा है, कोई अच्छे वो बना रहा है, कोई अच्छे कुंदे लगा रहा है, तो कोई अच्छे पंखे लगा रहा है, तो कोई एसी लगा रहा है। इसी प्रकार अब आगे आप जाओ तो वाहन, विभिन्न प्रकार के पूरे वाहन आ रहे हैं तरह तरह के, वो भी सब खेती से संबंधित गांव की वो जो पैसा पूरा मार्केट में जाता। और लिविंग स्टैंडर्ड और विभिन्न प्रकार के पूरी सोच ये खेती से संबंधित, जो घूमने भी जाता है तो वही खेती से पैसे जाता है। तो पूरी अर्थव्यवस्था के एक पूरा सार ही खेती है। और सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि अपना जो सरकार की आलोचना भले ही कोई आदमी करे, लेकिन सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि अपने देश में हरित क्रांति लाके और जब डैम बनाए, सब कुछ बनाए, सिंचाई के साधन करे, तो देश खेती में आत्मनिर्भर। लेकिन आज की जो समस्या ये है कि सरकार ने कहा कि
मक्के लगा और मक्का का इथेनॉल का उपयोग होगा और ऐसा होगा वैसा होगा, सब प्रोपोगंडा ऐसा छाया तो किसानों ने मक्का लगाई। अब जब मक्का लगा दी तो उसका रेट गिरा दिया सरकार ने। तो किसान की हालत तो ये हो गई कि वो जब बढ़ता है कोई कदम के ऊपर और थोड़ा सा वो सोचता है कि अब मेरे को पैसा मिलेगा और फिर उसको जमीन में घुसेड़ दिया जाता है वापस। तो किसान की तो बेचारे की ये हालत हो कि उसको सिर्फ जिंदा रख रही सरकार की नीतियां, और किसान के नाम पे ऐसा सिस्टम बना है कि वो बड़े बड़े जो एक तंत्र बना वो पूरा वो उसके नाम पे पूरा तंत्र मजे ले रहा है। जैसे कॉपरेटिव सेक्टर है हमारे इधर देखे तो कॉपरेटिव सेक्टर में किसानों को कम फायदा मिला है, लेकिन कॉपरेटिव सेक्टर के में से जुड़े हुए जितने भी नेता से लेकर कर्मचारी ने भयंकर नोट कमाए। अब थोड़ी पारदर्शिता आ गई, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो वो चीज हो गई। तो मेरा मतलब है कि जब तक किसान को सीधी बात कहीं लोट पोट करने की जरूरत नहीं, कि सरकार ने मान लो एमएसपी रखी कि हाँ ये तुम्हारी एमएसपी है 2400 रुपए, उस एमएसपी से कम में अगर बिकती है फसल तो किसान को नुकसान है। सरकार को और ये ढोंग ढपोसले सब बंद करके कि एमएसपी पे ही ध्यान देना चाहिए कि कम से कम एमएसपी पे सरकार की किसान की फसल बिके तो किसान जिंदा रहेगा और देश आगे बढ़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सभा में जो योग करवाया उनको बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद। और जो इस कार्यक्रम से सभी जुड़े हैं, नारायण मीना जी, योगाहार परिवार, अजीत कुमार जी, बनेश सिंह जी, भारती पटेल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, जय सिंह मीना जी, कल्पना कोटले जी, पवन सर जी, पिंकी देवी जी, प्रदीप वर्मा जी, प्रणाति साकरे जी, प्रणय यादव जी, राजश्री कुशवाहा जी, रमेश चंद मेहरा जी, रूप सिंह राजपूत जी, शिवाजी माने और योगाहार रिकॉर्डिंग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी का दिन शुभ हो। इसी मनोभावनाओं के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पतंजलि। जय हो। जी अशोकानंद भैया, महाराज। अशोक भैया मैं एक बात कहना चाहता था। अशोक भैया क्या कहना चाहते हाँ हैं? जी भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे अपने योगाहार कार्यक्रम जो रख रहे हैं वार्षिक उत्सव, ये स्थान चयन कर रहे हैं इसमें, तो मेरा विचार ये था कि जैसे पचमढ़ी का या केवी के गोविंद नगर में और जितने भी स्टॉल है सब कलेक्टर के अधीन है, पूरे सभी जगह पूरी केवी के भी उनके अधीन है और पचमढ़ी में जितने रिसोर्ट बने हैं पूरे कलेक्टर के अधीन रहते हैं। यदि कलेक्टर महोदय से बात की जाए कि भाई हमको वहाँ रुकने की व्यवस्था के लिए जगह दी जाए और खाने पीने का खर्च हम पूरे उठा लेंगे, तो ये बात बन सकती है। शरद भैया या 2-4 लोग मिलकर कलेक्टर के पास जाएं, उनसे निवेदन करें तो ये बात बन सकती है अपने रुकने की। पचमढ़ी का मई के महीने के हिसाब से पचमढ़ी बहुत उत्तम रहेगा। वहीं बहुत बागवानी है, वहां पर बहुत नर्सरियां लगी बहुत काफी, और तीर्थ स्थल भी है अच्छा, वो बहुत अच्छा घूमने में अपने लिए 2 दिन लगता है वहां हरिद्वार घूमने में। चलेंगे दादा, हरिद्वार कहाँ अरे पचमढ़ी? हरिद्वार पचमढ़ी रोज हरिद्वार जाते हो जाए हैं। तो अच्छी बात है। यदि हरिद्वार चलो नहीं हुआ तो फिर अरे क्या है यार, उसका अशोक जी सुन तो लो। अरे यार, जिस पे जो प्रस्ताव दे रहा है उसमें विचार तो करो। आप हरिद्वार चलोगे, ऐसे चले जाओगे हरिद्वार? मीना जी मैं आप ये कहना था कि सुन तो हरिद्वार लो। यदि फाइनल नहीं हुआ अपना, अरे हरिद्वार यदि फाइनल नहीं हुआ, नहीं मिल पाई जगह, तो फिर क्या करोगे आप? तो सुन तो वो लो उस आप। हिसाब से मेरा कहना था कि पचमढ़ी बहुत अच्छा स्थान है या फिर और अरे 2 दिन पचमढ़ी लग अच्छी जाएगा। है। तो ये कलेक्टर महोदय से यदि बात की जाए रिपीट तो क्यों अपना कर ये रहे हो? बात बन सकती है। रिपीट क्यों कर रहे हो मीना जी? ये तो आपने कह लिया ना पहले। हाँ आप कह जी दिया ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये हो सकती है अपन 5-10 लोग जो योगाहार परिवार के सब सदस्य है, अगर अपन कलेक्टर महोदय से मिलते हैं तो ये उनके लिए बहुत छोटी बात है। ये काम हो जाएगा। जब अपन सब मिल के चलेंगे तो एक जना जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि आज 10 जने जाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आदरणीय मुन्नीलाल जी का भी उसमें सहयोग रहेगा। ये बड़ी चीज नहीं है। मेरा अशोक थोड़ा सा निवेदन ये था कि जहां भी कोई ऐसी जगह जाओ कि जहां ये काम कुछ ऐसा होता हो जो एक मॉडल स्ट्रक्चर हो, जहाँ कुछ सीखने को मिले, ऐसी जगह कहीं भी चलो तो वो अच्छा रहेगा। भले कम लोग जाओ तो भी अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। हम ये कह रहे हैं कि जैसा अभी मीना जी आप ऐसा करो कि अभी आज ही चर्चा कर लो। अशोक भैया को ले लो, रमेश चंद मेहरा जी को ले लो, शरद भैया को ले लो, रामकृष्ण रघुवंशी जी को ले लो, प्रदीप राज वर्मा जी को ले लो,
वहाँ के जो किसान है, रूप सिंह है, चाहे जो भी जितने किसान है आपके नर्मदापुरम के, सबको लेकर के आज आप एक आवेदन बना के और लिख करके कि ऐसा ऐसा हमारा एक बार कार्यक्रम चल रहा है, उसका हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं जिसमें किसान जुड़ते हैं, किसानों की वो होती है, सारी चर्चाएं आप करके, और ये हम कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम करना चाहते हैं। इसमें हम आपका सहयोग चाहेंगे, प्रशासन हमें जो है रिसोर्ट जो है रुकने के लिए दे दे, बाकी व्यवस्थाएं हम कर लेंगे। इतना जो है सिर्फ उनसे लिख के दे दीजिए, अगर वो दे दी तो ठीक है, नहीं दे दी तो अपन फिर आगे बढ़ेंगे। आज ही कर लीजिए, जी कोई जी दिक्कत नहीं, ये करना ये चाहिए। यही मेरा कहना था कि शरद भैया अपनी सहमति दे दें, वो यदि मुखिया बन जाए हमसे, तो उसमें क्या है, वहाँ कलेक्टर महोदय से हम यही कहेंगे कि हम वहाँ पर हम किसानों की सेमिनार होगी और उसमें सिर्फ प्राकृतिक खेती के विषय में चर्चा होंगी सभी किसानों की, तो पूर्णतः वो सहमत हो जाएंगी, पक्की बात। हाँ, हो जाएंगे। और कहना कि हम लोग रोज तारीख 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 अरे तारीख बता दो दी अशोक भैया, 1, 2, 3 मई। अरे वो तो अपने 1, 2, 3 है ना अपनी तारीख तो। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। कहाँ सोते हो, ठीक तो है। आप सभी आ आज जाएं अशोक सभी। भैया, अशोक जी आज आज चर्चा कर लो और आज ही चले जाओ। जी आज आ जाओ जाओ सब तुम। होशंगाबाद, समय अरे समय करके सबसे बात, चलो होशंगाबाद। हाँ चलो होशंगाबाद चले जाओ। आज चले जाओ, आज बात ही कर लो उनसे, मैडम से। आज 12 मंगलवार है। 12 आज 12 और 1 के बीच में सब होशंगाबाद में एकत्रित हो जाओ, सब बस सहमति दे दो अपनी अपनी, तो सब आ जाते हैं हम सब। 1 बजे तक मैडम बैठेंगी जन सुनवाई में। जी आज मंगलवार है तो आज मिल भी जाएंगी, तो आप 1 बजे तक हर हालत में पहुंच ही जाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। शरद शरद भैया भैया है क्या कि निकल गए? एक आवेदन बना लो और चले जाओ। शरद भैया लेफ्ट ही हो गए। आवेदन जरूर बना लेना, वो लेफ्ट हो गए थे 8 बजे। आवेदन जरूर बना लेना आप लोग, ठीक है। हाँ अशोक भैया बिल्कुल तैयार हैं, आप फोन लगा लो, आपस में फोन कर लेंगे और सब पहुंच जाएंगे 8, 6, 7, 8 लोग। शरद भैया से बात करके मेरे को बता देना। आप ही यार कर लो ना बात। आप लोग आपस में एक अरे तुम करो यार मीना जी, तुम्हारी बात अलग है, तुम बात तो करो जरा।